First of all, good morning to all of you. In the last video, we discussed the concept of organizing as well as the definition of organizing. What is organizing? You know very well. Organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enable people to work most efficiently, effectively together in accomplishing objective. किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी हमें काम करना है, जो भी वर्क करना है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ग्रुप करना, उस काम को परफॉर्म करने के लिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन करना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेलीगेट करना, और डिफरेंट पीपल ऑफ द वर्क जो बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, इट इज़ द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. यानी ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी वर्क करना है, ऑल दोज वर्क विच हेल्प्स टू अचीविंग अ गोल, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो भी वर्क है उनको आइडेंटिफाई करना, ग्रुप करना, ओके, एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन करना एंड उसको डेलीगेट करना. डेलीगेट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, एज वेल एज जो पीपल वर्क कर रहे हैं बिजनेस में उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना. इट इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. ओके, आई होप ऑर्गेनाइजिंग क्लियर होगा. ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी firstly identifying and grouping the work to be performed, number 2 defining and delegating responsibility and authority, and number 3 establishing relationship of enabling people to work. With the help of these things they effectively achieve their predetermined goal. The second definition, organizing is the process of defining and grouping of the activities of the enterprise, the establishing authority relationship among them. यानी कि दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं, उनको ग्रुप करते हैं एंड लोगों के बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं. एक एग्ज़ाम्पल हम आपको बताते हैं कि अगर आपने एक छोटा सा स्कूल खोला तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को पढ़ाना, दूसरा टाइमली बच्चों से फ़ीस लेना. अब बच्चों को पढ़ाने के लिए मान लीजिए आप 5 मेन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, साइंस, मैथ्स, अकाउंट्स, BST एंड फिज़िकल एजुकेशन. तो आपके सामने पढ़ाना एक टास्क है, दूसरा बच्चों से फ़ीस लेना और उनको इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करना. तो मैंने एक्टिविटी डिसाइड कर ली कि मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ताकि मेरा स्कूल अच्छे से चलता रहे, उसके लिए मैंने एक्टिविटी डिसाइड की. कौन कौन सी एक्टिविटी उसको डिफ़ाइन किया, जो सेम नेचर ऑफ द एक्टिविटी उनको ग्रुप किया, और कौन बंदा काम करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिपोर्ट करेगा कि देखिए मेरा ये काम हो गया, ये डिसाइड करना. जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मेरे यहाँ कोई टीचर वर्क कर रहा है, तो वो अपना काम पूरा करेगा तो किसको जाके रिपोर्ट करेगा, उसके लिए भी एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए. सो ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस वेयर एज ऑर्गेनाइजेशन इज़ द रिजल्ट. यानी ऑर्गेनाइजिंग से ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन तभी फॉर्म्ड हो पाता है व्हेन वी follow the process of organizing. So the next step of today's video is process of organizing. The following steps are to be undertaken in the organizing process. The first step is identification and division of work. The first step in the process of organizing involves identifying and dividing the work that has to be done in accordance with the previously determined plans. Work is divided into manageable tasks so that the duplication can be avoided. With the help of
फर्स्ट स्टेप, हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ओके जो भी वर्क करना है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको बांटना, ये करते हैं। वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल टास्क, जिससे डुप्लीकेशन नहीं होगा कि एक काम दो लोग नहीं करेंगे। जैसे साइंस पढ़ाना है स्कूल में तो साइंस के लिए एक बंदा रखेंगे और वो बंदा एक बार जाके एक किसी क्लास में पढ़ाएगा, फिर दूसरी क्लास में जाके पढ़ाएगा, ताकि एक ही सब्जेक्ट बच्चों को बार बार ना पढ़ाना पड़े और उसे भी एक क्लास में बार बार ना पढ़ाना पड़े। सो डुप्लीकेशन नहीं होगा एंड वर्कलोड भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, काम को बांट दे रहे हैं। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क एज वेल एज द डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ओके, पहला स्टेप क्लियर हुआ। नंबर सेकेंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। व्हाट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन? Once work has been divided into small tasks and manageable activity, then those activities which are the similar nature are grouped together. This process is called departmentalization. फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, काम कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और काम को बांटते हैं। फिर जो सेम नेचर ऑफ द वर्क होते हैं उनको आपस में ग्रुप कर देते हैं, और इसी को ग्रुप कहना क्या कहलाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, स्कूल मैं शुरू से एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा हूँ कि मुझे स्कूल चलाना है, उसमें टीचर्स होंगे, मैनेजमेंट होगा, स्टूडेंट्स होंगे। सो स्कूल को चलाने के लिए पहले मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले जो वर्क है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या क्या काम है। टीचिंग का काम है, मैनेजमेंट का काम है और स्टूडेंट की फैसिलिटी का काम है। 3 वर्क है। इन वर्क को मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उन सब में काम को बांट दिया। मैनेजमेंट का, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, टीचर्स में कौन साइंस पढ़ाएगा, कौन मैथ्स पढ़ाएगा, कौन सोशल साइंस पढ़ाएगा, कौन हिस्ट्री पढ़ाएगा, कौन इंग्लिश पढ़ाएगा, ये सब बांट दिया। कौन फिज़िकल एजुकेशन पढ़ाएगा, कौन लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। दिस काइंड ऑफ इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क। मैनेजमेंट का काम क्या होगा, जो ये देखेगा कि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करेगा, फीस कलेक्ट करेगा, उनके टीचर्स को प्रॉपरली क्या देगा, टाइमली सैलरी एंड वेजेस देगा, स्टूडेंट से भी टाइमली सैलरी रिसीव करना है, मैनेजमेंट का काम है। देखिए इतने सारे वर्क आइडेंटिफाई हुआ है और उन काम को मैंने आइडेंटिफाई करके फिर बांटा। और फैसिलिटी जो प्रोवाइड करना है स्टूडेंट को कि उनके क्लासरूम में फ़ैन हो, लाइट की फैसिलिटी हो, रूम प्रॉपर वर्किंग नेचर में हो, ये सब चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की। देयर आफ्टर उस काम को डिवाइड किया और जो सिमिलर नेचर ऑफ द वर्क है उसको मैंने ग्रुप कर दिया। जैसे क्लास 6 में क्लास 11th में साइंस पढ़ाना है, क्लास 12 में साइंस पढ़ाना है, 9th में साइंस पढ़ाना है, 10th में साइंस पढ़ाना है, इतनी जगह साइंस पढ़ाना है, तो ये सेम नेचर ऑफ द वर्क है ना, साइंस पढ़ाना है, तो उसको मैंने ग्रुप कर दिया। उसके लिए एक साइंस डिपार्टमेंट बना दिया कि वो साइंस बंदा पढ़ाए, क्योंकि साइंस में कई सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। उसी तरह से क्लास 11th में कॉमर्स पढ़ाना है, क्लास 12th में कॉमर्स पढ़ाना है, तो सेम नेचर ऑफ द वर्क है। पहले मैंने उसको डिवाइड किया कि क्लास 11th में कॉमर्स में क्या क्या पढ़ाना है, अकाउंट्स पढ़ाना है, बीएसटी पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, 12th में भी अकाउंट्स पढ़ाना है, बीएसटी पढ़ाना है और इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। तो उसमें सेम नेचर ऑफ द वर्क है, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। तो इन सब को मैंने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उनका डिवाइडेशन किया। ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क। फिर उस काम को बांट दिया स्मॉलर लेवल में। फिर जो सेम नेचर है, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटेंसी, उसको आपस में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। So what is the meaning of departmentalization? The meaning of departmentalization means when work has been divided into small and manageable activity, then those activity which are the similar nature are grouped together, and this is called departmentalization. Departmentalization means activity which are divided into small and manageable activity which are similar nature are grouped together, which is known as departmentalization. And departments can be created on the basis of the product, function and territory. Yes,
इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि डिपार्टमेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट के बेसिस पे भी बनते हैं, फंक्शन के बेसिस पे बनते हैं, टेरिटरी के बेसिस पे भी बनते हैं. ओके, द थर्ड स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज assignment of duties. Once the department are created, each department placed under the charge of an individual called department head. Then each job is allocated to an individual according to his knowledge and skill. There should be a proper match between the nature of job and ability of an individual. मैंने काम को आइडेंटिफाई किया, डिवाइड किया, फिर जो सिमिलर नेचर ऑफ द वर्क था उसको एक डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया. अब उस डिपार्टमेंट का कोई एक हेड होगा, वो हेड उस डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी बंदे हैं, उनके नेचर, स्किल, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको काम प्रोवाइड करेंगे और इसी को बोलेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़? जॉब इज एलोकेटेड टू एन इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज एंड स्किल, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रॉपर मैच बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. Okay, this last and fourth steps of the organizing, that is establishing reporting relationship. अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ड्यूटी के लिए मुझे कोई ना कोई अथॉरिटी मिली होगी, एज वेल एज कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी. तो हम अपने काम को पूरा करने के बाद हम किसी न किसी के लिए तो आंसरेबल होंगे. अगर वो काम सही हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो काम टाइमली नहीं हो रहा है, काम इफ़ेक्टिवली नहीं हो रहा है, देन इन सच सिचुएशन हमें किसी न किसी को तो जवाब देना पड़ेगा. सो इसके लिए हम द फोर्थ स्टेप विल बी फॉलो, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. इन द ऑर्गेनाइजेशन ईच एम्प्लॉय हैज़ सम अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, इट इज़ नेसेसरी दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट नोन whom he has to be take orders from whom and to is answerable. यानी जो इंडिविजुअल जिसको ड्यूटीज़ असाइन हुई है, जॉब एलोकेट हुआ है, उसको ये भी तो पता होना चाहिए उसको ऑर्डर किससे लेना है और किसको जवाब देना है. दिस क्रिएट्स सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स हायरार्की. जैसे स्कूल में क्या होगा, सबसे टॉप में स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे होगा उस डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर और उसके नीचे होगा टीचर्स. तो प्रिंसिपल ऑर्डर देंगे किसको? कोऑर्डिनेटर्स को, एंड कोऑर्डिनेटर्स किसको इंस्ट्रक्ट करेंगे? टू द टीचर्स. तो और कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं. तो प्रिंसिपल ने क्या किया? ऑर्डर दिया टू द कोऑर्डिनेटर, एंड कोऑर्डिनेटर ने किसको ऑर्डर दिया? टू द टीचर्स. सो टीचर्स किसको रिपोर्ट करेगा? टू द कोऑर्डिनेटर, और उन्हीं से ऑर्डर लेगा, और ये किसको देगा? प्रिंसिपल को. क्लियर? Coordinating various activity in the organization. So here it is the 4 important steps of the process of organizing. The first one, identifying the division of the work. Number 2, departmentalization. Number 3, assignment of duties, and number 4, establishing reporting. So you can see that the first segment of this video, that is what is organizing, and the very important and very famous definition of organizing is a process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing authority relationship among them. यानी ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिज़नेस के एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, उनको ग्रुप करते हैं, और बिज़नेस में एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क करते हैं उनके बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं कि कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा. एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो सी दैट द प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन, दे आर बेसिकली 4 steps in the process of organizing, that is identification and division of work, departmentalization. Identification of division of work मतलब वर्क को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और उनके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करना वर्क को. एज वेल एज डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब जो एक्टिविटीज़ सिमिलर नेचर की हैं उनको ग्रुप कर देना, उनको एक जगह कैरी कर लेना. जैसे ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, तो उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंक्लूड करना. सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सेल्स डिपार्टमेंट में इंक्लूड करना, इट इज़ नोन एज द डिपार्टमेंटलाइजेशन. The third step of process of organizing is assignment of duties. After the departmentalization, employees के ability के अकॉर्डिंग, उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको ड्यूटीज़ क्या करना,
एलोकेट करना, एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। इट मीन्स कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किससे उस ऑर्डर की कंप्लीशन की उम्मीद रखेगा, एक्सपेक्टेशन रखेगा। ओके, सो you can see that in the first segment of this video, that is what is organizing, what is the process of organizing, the 4 steps are included in the process of organizing, as well as the importance of organizing. Let's we move to the next topic of this chapter. Between delegation of authority and decentralization. You know very well, decentralization is the extension of the delegation of authority. Delegation of authority is a compulsory act because no individual can perform all tasks on his own. Thus, work cannot be proceed in its absence. So, business में हम अगर कोई भी काम करते हैं तो हम वो अकेले नहीं कर सकते। अगर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन भी पढ़ें तो when 2 or more than 2 people are working together for achieving a common goal, तो यहाँ कम से कम 2 लोगों की बात की जाती। तो क्या हम कोई काम अकेले कर सकते हैं बिजनेस का? नहीं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क करते हैं, देयर आफ्टर डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक कंपल्सरी एक्ट है, क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अपने ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ को अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता, उसे अपनी एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। वेयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन, it is done at the discretion of the top level management, thus work can proceed in its absence. यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बिना काम नहीं हो सकता, बट डिसेंट्रलाइजेशन के बिना काम हो सकता है, क्योंकि एक ऑप्शन पॉलिसी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाता है, पर्टिकुलर वर्क पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ही कराना है, तो हम डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। रही बात फ्रीडम ऑफ एक्शन की, तो ऑन द बेस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हैव अ लेस फ्रीडम टू टेक ओन डिसीजन, बट इन डिसेंट्रलाइजेशन देयर इज अ ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन। ओके, एंड ऑन द बेस ऑफ स्टेटस delegation of authority is a process done as a result of division of work, whereas decentralization is a result of the policy decision framed by top level management. Yes, delegation of authority is a part of division of work. ये division of work का एक result है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि उसे अपनी एक्टिविटी को डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। हम डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हैज़ अ नैरो स्केप बिकॉज इट इज़ लिमिटेड टू सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। यानी जनरली अगर हम देखते हैं डेलीगेशन अथॉरिटी जो होता है वो सुपीरियर अपने नियरेस्ट सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी डेलीगेट करता है। वेयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वाइड एक्स स्कोप बिकॉज इट इम्प्लाइज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम का डिस्ट्रीब्यूशन करना एट एवरी लेवल, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो सुपरवाइजरी लेवल हो। द पर्पस इज रिडक्शन ऑफ द वर्क लोड ऑन ऑफिसर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मेन पर्पस होता है कि जो ऑफिसर के ऊपर वर्क का लोड है उसे कम किया जा सके। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन का मेन एम होता है अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्सपेंशन ऑफ द अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी देता ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईजिली परफॉर्म कर सके। सो एट द एंड वी कैन से व्हेन अ पर्सन हैंड्स ओवर हिज वर्क टू द अनदर इट इज़ नोन एज डेलीगेशन। It will be known as decentralization only when the authority to complete the entire work is handed over to him. यानी एक बंदा, एक पर्सन अपने काम को दूसरों को सौंपता है, अपना काम किसी दूसरे को देता है, तो उसे हम लोग डेलीगेशन कहते हैं। लेकिन जब काम देने के साथ साथ उस काम से रिलेटेड पूरी अथॉरिटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देना, दिस इज अ डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आप लोगों को कि सपोज़ कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, वही खुद डिसीजन लेता है, वही परचेज मैनेजर भी है, वही सेल्स मैनेजर भी है, वही फाइनेंस मैनेजर है। उसने देखा कि मेरे पर बहुत बर्डन है तो उसने अपने यहाँ एक प्रोडक्शन मैनेजर रख लिया, तो उसे हम लोग बोलेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। या अपने सबऑर्डिनेट को कहा कि तुम प्रोडक्शन का काम तुम देखो, परचेज फाइनेंस का मैं देख लूँगा,
क्योंकि मेरे पास काफ़ी वर्कलोड है, इट इज़ अ डेलीगेशन। लेकिन अगर वही उसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सारे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर रख लिया, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि उसने हर लेवल पे अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के बीच में। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जनरली स्टूडेंट इस टॉपिक पे कंफ्यूज होते हैं। हमने इस पूरी वीडियोस के स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये डिफरेंस डिस्कस किया था, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड इंटायरली एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। इसका मतलब ये होता है, ईजली वर्ड में बोलें, कि अथॉरिटी को तो आप डेलीगेट कर सकते हैं, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे को अथॉरिटी दी जा सकती है, तभी तो हम लोग डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ रहे हैं। अगर अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर पाते तो ना तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ पाते, ना डिसेंट्रलाइजेशन टर्म होता। बट इन केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हम लोग ये चीज़ फॉलो देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड इंटायरली, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं दे सकते एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। हम अकाउंटेबिलिटी तो पूरा दे ही नहीं सकते, दोनों में डिफरेंस है। अथॉरिटी हम दूसरों को दे सकते हैं, मेरे पास किसी काम की अथॉरिटी है, ठीक है, बट हमने किसी दूसरे को काम दिया, काम को परफॉर्म करने के लिए उस बंदे के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, तो मैंने उसको अथॉरिटी भी दे दी, दिस इज कॉल्ड द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरा नहीं दे सकते, पार्शली दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 100 यूनिट्स बनाने की, ठीक है, अब मैंने किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम 50 यूनिट तुम बना देना, ओके, तो क्या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी कि 50 यूनिट्स उसी को बनाना है? क्या मेरी पूरी 100 की 100 यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है? नहीं। मैंने अगर उसको 100 यूनिट बनाने के लिए भी दे दिया ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, ओके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरी तरह से डेलीगेट नहीं कर सकते और अकाउंटेबिलिटी तो कर ही नहीं सकते, यानी अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? मेरी रहेगी। इसको हम और इजीली समझाते हैं। सपोज ही इज अ परचेज मैनेजर, इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसको टारगेट था 100 यूनिट्स बनाने की। उसने वो काम दे दिया अपने मिस्टर एक्स को कि तुम 100 यूनिट्स बनाना, ठीक। उसने अथॉरिटी दी, तो अथॉरिटी है, वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। उसने एक दिन में 90 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। अब बात आती है अकाउंटेबिलिटी की। हु इज अकाउंटेबल टू द फर्म, टू द ऑर्गेनाइजेशन? सर, प्रोडक्शन मैनेजर। फर्म किसको पकड़ेगी? प्रोडक्शन मैनेजर को। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी तो डेलीगेट कर दिया है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकता है? सर, कर सकता है, लेकिन पूरा नहीं कर सकता। यानी पूरा का पूरा 100 यूनिट बनाने की जिम्मेदारी क्या मिस्टर एक्स की है? नहीं, इसका कोई रोल नहीं है प्रोडक्शन मैनेजर का। है सर, वो पूरा नहीं कह सकता कि इसी को बनाना था। मिस्टर एक्स इज रिस्पॉन्सिबल, मेरा कुछ नहीं है। अकाउंटेबिलिटी में कह दे कि नहीं, मैंने तो अपनी अथॉरिटी इसको दे दी थी, इसको बनाना था। नहीं, वो नहीं कर सकता। यानी वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अकाउंटेबिलिटी तो कर ही नहीं सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता है, बट उसका पार्ट कुछ कर सकता है। सो आई होप क्लियर हुआ होगा कि अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुली डेलीगेटेड एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अकाउंटेबिलिटी तो किया नहीं जा सकता, अथॉरिटी किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ पार्ट हम लोग डेलीगेट कर सकते हैं। नाउ अब हमें ये चीज़ समझने में इजी रहेगा कि दिस पार्ट व्हाट कैन बी डेलीगेटेड और कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड। सो इस टर्म को पूरा पढ़ लेते हैं। A manager cannot delegate all his authority. For the purpose of delegation, the authority of manager can be divided into 3 broad categories. Authority which must be delegated as authority to take routine decision for the accomplishment of tasks.
Number B, authority which can be delegated as administration of policy. Number C, authority which cannot be delegated at all as authority to take policy decision. A successful manager is one who can delegate his authority successfully. He must delegate the authority to do work of routine and subsidiary nature. For instance, a marketing manager of a business entirely responsible for many operations like conducting marketing research, development of means of sales promotion, management of advertisement, employment and training of sales forces. The marketing manager cannot look after all these operations. He can entrust the responsibility of the performance of the sum of these operations to his subordinates. However, he cannot delegate the authority to take decision and to coordinate the control the affair of department. He must reserve this authority with himself so that he can get a better performance from his subordinate, is able to keep the activities of his department well under his control. So after reading this passage, we can easily understand कि कोई भी बंदा पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता. अगर वो पूरा अथॉरिटी दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उस पोस्ट पे नहीं है. तो जैसे इस पूरे पैसेज में हमने पढ़ा एग्जांपल में कि मार्केटिंग मैनेजर, उसके अंदर में कितने काम हैं. फर्स्ट मार्केटिंग रिसर्च, सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ मींस ऑफ सेल्स प्रमोशन, नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सेल्स फोर्स. ये 4 काम हैं. क्या वो सारे काम को देख सकता है? नहीं सर. तो उसमें से किसी एक काम को वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर सकता है, 2 काम को शेयर कर सकता है और उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है. तो अथॉरिटी प्रोवाइड होगी तो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उस पर्टिकुलर उस काम के लिए उसके सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बाकी काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मैनेजर की खुद होगी. और अकाउंटेबिलिटी किसकी बनेगी? आंसरेबल कौन होगा फर्म के लिए? आंसरेबल होगा मैनेजर ही. यानी इन केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी must be related to the authorized person. यही मुझे समझाना था आपको. So at the end of this video, we also discuss what are the content which we studied under this chapter number 5, that is organizing. Under this chapter we discuss concept and definition of organizing process, importance of organizing, and in the organizing process we discussed there are 4 steps. Second step is departmentalization. So departmentalization के 2 basis थे, हमने पर ये भी डिस्कस किया. The first one is on the base of function and number 2 is on the base of region. That is a functional organizational structure and divisional organizational structure. As well as we discussed the various types of organization, that is a formal organization and informal organization. Any organization which are the mixture of the formal as well as the informal organization. And at the end of this chapter we discussed the delegation of authority, elements of delegation process, and importance of delegation of authority, decentralization, importance of decentralization, and the difference between authority, responsibility and accountability. So I hope कि ये सारे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे वो आपको ईजिली समझ में आए होंगे. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. So in the second segment of this video, you can see that the very important difference, that is delegation of authority and decentralization. So what are the difference between delegation of authority and decentralization? Basically delegation of authority is applicable in the small businesses. जब बिजनेस छोटा होता है तो वहाँ जब कोई टास्क बड़ा होता है, मान लीजिए कोई छोटा बिजनेस है और वहाँ टास्क बहुत बड़ा है, तो सिचुएशन में हम उस काम को पूरा करने के लिए अथॉरिटी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करते हैं. एंड यू नो वेरी वेल, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ चाहिए अथॉरिटी. तो इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वी फॉलो द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बड़ी हैं, टारगेट भी बहुत बड़ा है, तो वहाँ हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करके काम नहीं कर सकते.
वहाँ हमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है. सो दैट्स वाई डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करते, बल्कि पहले डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं. डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद डिपार्टमेंट वाइज लोगों को अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है. यानी उसमें डिसीजन पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. ओके, एज वेल एज इन दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो सी दैट what can be delegated or can responsibility और accountability be delegated, कि क्या डेलीगेट किया जा सकता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट की जाती है. आज हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस किया. सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अ लॉट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, difference between delegation of authority and decentralization, and what can be delegated, responsibility or accountability can be delegated or not. So I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.